नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी प्रधान में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, टोटल क्वेश्चन फ्रेंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, यदि आप एसएससी, रेलवे, सीईटी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, बिना वीडियो को स्किप किए ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि भारतीय संविधान से रिलेटेड टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर सको। फ्रेंड, एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम में फ्रेंड जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन एसएससी प्रधान यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोड किए जाते हैं। फ्रेंड, यदि आप एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी प्रधान का वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो आपके एग्जाम की तैयारी आसानी से कवर हो सकती है। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी 1935 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कौन से अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो थी वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो इस क्वेश्चन में भी फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका इस क्वेश्चन में भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड कि जो सचिव का पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत में सचिव के पद का निर्माण किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में क्या प्रावधान था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो पुणे समझौता था वो कब हुआ था? 1932 में। अब फ्रेंड यदि पूछे कि पुणे समझौता 1932 में किन किन के मध्य हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी आपका उस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड बात करें कि इस समझौते में प्रावधान क्या था, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था 1932 के पुणे समझौते में। जो किन के मध्य हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य क्या प्रावधान था? निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। फ्रेंड, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कवर किए गए हैं आपके एसएससी, रेलवे या सीईटी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। फ्रेंड, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी भारतीय संविधान से रिलेटेड जो तैयारी है वो कवर हो सके। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन फ्रेंड एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1773 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार है? बात करें फ्रेंड भारत के गवर्नर जनरल की तो उसे किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार था? फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो महारानी विक्टोरिया थी उन्हें भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 में भारत की सामग्री महारानी विक्टोरिया को नियुक्त किया गया था। मार्लियामेंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह क्वेश्चन भी फ्रेंड बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मार्लियामेंटो सुधार बिल था उसका उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था किसमें? मार्लियामेंटो सुधार में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पार्लियामेंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली, आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड बात करें पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो पार्लियामेंटो सुधार बिल है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन में 1909, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1909 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि स्वतंत्रता के बाद और भारत का संविधान जब तक लागू नहीं हुआ था उसके बीच की जो अवधि है उसमें भारत का जो शासन है वो किसके अंतर्गत चला था? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब तक फ्रेंड भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ और स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन किसके अंतर्गत चला था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो था वो किस अधिनियम में शामिल किया गया था? इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये उद्गार व्यक्त 1922 में किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी महात्मा गांधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी महात्मा गांधी। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 की बात हो रही है फ्रेंड। 1924 में किसने ब्रिटिश सरकार से ये मांग की थी कि भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1924 में किसने डिमांड की थी संविधान सभा के गठन की? तो मोतीलाल नेहरू आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? यह भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब बात हो रही है 1938 की। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कई बार फ्रेंड एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था। इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कब हुए थे, कहां हुए थे और अध्यक्षता किसने की थी? इस पर फ्रेंड अलग से एक वीडियो क्रिएट करके हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है फ्रेंड। उससे रिलेटेड यानी इस टॉपिक से रिलेटेड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, एक क्वेश्चन फ्रेंड रेलवे के एग्जाम में खास करके पूछा जाता है, तो फ्रेंड वो वीडियो पूरा देखिएगा। रेलवे और एसएससी के लिए स्पेशल वो वीडियो क्रिएट किया गया है ताकि आपका एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड, उनके अधिवेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी फैजपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पीछे हमने किया था कि जो संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया जाना था, कैबिनेट मिशन योजना। अब हमसे पूछा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन ए 389 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 टोटल सदस्य होने थे संविधान सभा में। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य संविधान सभा में चुने जाने थे, वो किस प्रकार से उनका विभाजन होना था? फ्रेंड इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। डिटेल में फ्रेंड देख लीजिए कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से 292 प्रतिनिधि चुनकर आने थे। और फ्रेंड बात करें देशी रियासतों की तो 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने जाने थे। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र की बात करें तो 4 प्रतिनिधि मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाने थे। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने सदस्य प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो 292 सदस्य थे उनमें से कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचित होकर आए थे? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 208 सदस्य 292 में से कांग्रेस के शामिल थे। अब फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? फ्रेंड पुनर्गठन 1947 में जो हुआ था संविधान सभा का, उसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी रह गई थी? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड 299 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो संविधान सभा थी उसमें किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सबसे अधिक था। अब फ्रेंड बात करें कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान निर्माता की बात करें कि संविधान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड पूछा है कि इनका जो निर्वाचन हुआ था वो किस क्षेत्र से हुआ था? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान का बहिष्कार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो मुस्लिम लीग था उसने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो फ्रेंड ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? अब फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो संविधान सभा के लिए चुनाव थे वो किस वर्ष संपन्न हो चुके थे? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे वो पूर्ण रूप से संपन्न हो चुके थे। अब फ्रेंड संविधान सभा के चुनाव पूर्ण रूप से संपन्न हो चुके हैं। आगे बात करेंगे संविधान सभा के गठन की, संविधान सभा की स्थापना की और उससे रिलेटेड टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड संविधान सभा के जो चुनाव थे वो संपन्न हो चुके हैं। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी प्रधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी एसएससी और रेलवे की तैयारी अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो भारतीय संविधान सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हो गई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी, दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी, सचिदानंद सिन्हा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सचिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यदि आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सचिदानंद सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड उद्घाटन अधिवेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अब फ्रेंड इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, अधिकतर क्वेश्चन फ्रेंड आज के इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड कि जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के वो कौन थे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेनेगल नरसिंह राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां नियुक्त की थी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां नियुक्त की थी। इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी 13 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कुल 13 समितियों को नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स प्रारूप समिति से रिलेटेड। अब बात करें फ्रेंड प्रारूप समिति के अध्यक्ष की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब अपने को पूछा है कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो प्रारूप समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन ए 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड प्रस्तावना का प्रस्ताव। अब जो प्रस्तावना है उसका प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो भी निर्णय लिए गए थे सभी निर्णय वो किस आधार पर लिए गए थे, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी सहमति और समायोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संविधान सभा के सभी निर्णय लिए गए थे वो किस आधार पर लिए गए थे, सर्व सहमति और समायोजन के आधार पर सभी निर्णय लिए गए थे। अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड अपने को पूछा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, इतना आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड। ऑप्शन देखिए और राइट आंसर चूज कीजिए कि फ्रेंड भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को भारतीयों के लिए एक संविधान तैयार करने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो अपना राष्ट्रीय झंडा है उसकी अभिकल्पना भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण की गई थी, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी जुलाई 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था, तो जुलाई 1947 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो अपना संविधान है उस पर कुल कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए हैं? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 284। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ था उसमें कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम रूप से जो संविधान पारित हुआ था उसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें कुल कितना समय लगा था? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल समय लगा था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन कौन थे? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विभिन्न प्रांत थी वहां की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य जो थे वो भारत के संविधान का जो अधिनियमन हुआ था उसके सदस्य थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? नॉर्मल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी 1924 ऑप्शन ए। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? पीछे हम कवर कर चुके हैं फ्रेंड कि संविधान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो 26 जनवरी को ही संविधान को क्यों लागू किया गया था? इसमें फ्रेंड ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। फ्रेंड क्या है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो अपना संविधान है उसे 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी या महिला सदस्य? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी 15 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी संविधान सभा में? तो 15 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा जाता है? अब फ्रेंड संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए प्रस्तावना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और संविधान के हृदय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है बट फ्रेंड इंपॉर्टेंट है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है? तो ऑप्शन बी हम भारत के लोग आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग, इससे आगे ये प्रस्तावना शुरू होती है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, वे 2 शब्द कौन से हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो संविधान की उद्देशिका है इसमें 42वें संशोधन द्वारा किन 2 शब्दों को शामिल किया गया था? तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नामक जो 2 शब्द हैं ये संविधान की उद्देशिका में कब शामिल हुए थे? तो 42वां संविधान संशोधन आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ग्रहण की गई है, या फिर समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड संविधान के स्रोत काफी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड यदि आप एसएससी, रेलवे या सीईटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले अधिकतर क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड आज ही एसएससी प्रधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो लगातार अपलोड होते हैं पूरे ध्यान से अच्छे से वीडियोस को देखें ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें देश का कौन सा नाम या कौन कौन से नाम उल्लेखित है? तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन सी भारत और इंडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत को कौन कौन से नाम दिए गए हैं? तो फ्रेंड भारत और इंडिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के नाम शामिल हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना है उसमें प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड पूछा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो उद्देशिका है उसमें परिवर्तन किस संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे? तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसकी घोषणा स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रत्यक्ष रूप से यानी स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो भारतीय संविधान है उसका प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इस क्वेश्चन में भारत के लोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत पूछा है कौन है? तो भारत के लोग इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड पूछा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जैसे कि फ्रेंड संविधान के स्रोत हम करते हैं किस देश से प्रस्तावना को शामिल किया गया है, किस देश से उद्देशिका को शामिल किया गया है। इस प्रकार से अपने को पूछा है कि कहां से सबसे अधिक जो स्रोत है वो भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सर्वोच्च की बात की है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी संविधान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो फ्रेंड आपको पता होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन बी भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान के अभिभावक की बात करें कि अभिभावक कौन है? तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची का पूछा है कुल कितनी सूचियां हैं? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मीन्स पूछा है कि लिखित संविधान सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन ए फ्रांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने अपनाया था? तो फ्रांस आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ऑप्शन 4 आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी व्यवस्था जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड
ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो इंग्लैंड आपका उस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड से क्या लिया गया है निम्न 4 ऑप्शन में से, तो संसदीय प्रणाली आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, या आपसे डायरेक्ट पूछे कि संघीय व्यवस्था को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो भी सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो सबसे अधिक समानता किस देश की संघीय व्यवस्था से रखती है, तो कनाडा आपको उस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, समवर्ती सूची की अवधारणा को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से ग्रहण किया गया है या कहां से ग्रहण किया गया है, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी रूस का संविधान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई थी, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन डी आयरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो आयरलैंड आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है, यानी मौलिक अधिकारों को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को किस देश से ग्रहण किया गया है, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो अमेरिका आपको उस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड पूछा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो कहां से ग्रहण की गई है, तो फ्रेंड सरकार की संसदीय प्रणाली की बात करें तो ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरकार की संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ब्रिटिश संविधान आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन करते हैं वो नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आयरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। अब फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार कि फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय देश का संरक्षक होगा, ये जो नियम है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी अमेरिका का संविधान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है, किस देश के संविधान से प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात करें फ्रेंड फ्रांस का संविधान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना है उसे फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है। विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, विधि के समक्ष समता की बात करें तो इस क्वेश्चन में इंग्लैंड का संविधान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विधि के समक्ष समता को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो इंग्लैंड का संविधान आपका बिल्कुल राइट आंसर, या इंग्लैंड आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, कई बार फ्रेंड ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मूल कर्तव्य है उसे शामिल किस देश के संविधान से किया गया है, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड पूर्व सोवियत संघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ आपका क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड बात करें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अपने संविधान में किस किस को ग्रहण किया गया है, तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अब फ्रेंड बात करें संघीय शासन व्यवस्था की, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से इसे अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। बात करें फ्रेंड मौलिक अधिकारों की,
तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से इसे अपने संविधान में शामिल किया गया है। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्अवलोकन, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, न्यायिक पुनर्अवलोकन को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो भी अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्न में से किसने छोड़ा है? तो इसमें ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था इसमें सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघवाद को किस देश से ग्रहण किया गया है? अपने भारतीय संविधान में संघवाद को किस देश से लिया गया है? इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी कनाडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघवाद की बात करें फ्रेंड तो कनाडा से संघवाद को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण की गई है? पहले भी फ्रेंड ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारतीय संविधान का संरक्षक होगा और इससे अतिरिक्त जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्थाएं है वो भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी कनाडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा ने अपनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? या संशोधन प्रक्रिया जो है उसे किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है उसे किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो मूलभूत अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है या किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जो फ्रेंड राष्ट्रपति के पास आपातकालीन संबंधी शक्तियां होती है उसे किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो जर्मनी का विमर्श संविधान आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन संबंधी शक्तियों को जर्मनी के विमर्श संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? निम्न चार ऑप्शन है फ्रेंड, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लक्षण या कौन से लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ए बी सी तीनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यायिक समीक्षा है उसे किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिका से। इसके बाद फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो इसमें भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है वीडियो के माध्यम से, बड़ी मेहनत से फ्रेंड एक आपके लिए स्पेशल वीडियो क्रिएट किया है भारतीय संविधान से रिलेटेड, तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करें। और फ्रेंड यदि आप एसएससी प्रधान का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो फ्रेंड एसएससी प्रधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसमें ऑप्शन डी भाग 20 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए भाग 9 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी भाग 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड नागरिकता, तो नागरिकता का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए भाग 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता संबंधी उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 आपके इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा।
संविधान के भाग 4 में किसके बारे में बताया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो भाग 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? कौन से भाग में जो मूल अधिकार है उनका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? भाग 1 काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो फ्रेंड ऑप्शन में से चूज करना है कि भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? पीछे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? जो अपनी नगर पालिका होती है उससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन बी भाग 9A आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 9A में भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान जब पारित हुआ था, बनकर तैयार हुआ था उस समय। वर्तमान में पूछा है कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन सी 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कितनी अनुसूचियां थी? 8। और उसके बाद अब वर्तमान में कितनी है? तो 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था टोटल 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और उसके बाद 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार उसके द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद फ्रेंड 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो इसमें ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उनका वेतन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित क्षेत्र है उनका उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भारत संघ और उनमें शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड की जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? इसमें ऑप्शन बी शब्द तथा प्रतिज्ञान आपका बिल्कुल राइट आंसर। जो फ्रेंड राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल शब्द ग्रहण करते हैं उसका विवरण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 8वीं अनुसूची कई बार फ्रेंड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि भाषाओं से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो फ्रेंड 8वीं अनुसूची आपका उस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। भाषा जो है भाषाओं से रिलेटेड प्रावधान किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कौन सा राज्य है जिसके आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड की जो 6ठी अनुसूची है वो निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इसमें फ्रेंड मणिपुर ऐसा राज्य है इन 4 में से जहां पर संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन निम्न में किस अनुसूची में किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड की जो केंद्र की शक्ति है और राज्य की शक्ति है उनका विभाजन किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है? तो ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं उनका विभाजन उनके विभाजन का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? जो फ्रेंड संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड की जो वर्तमान भारतीय संविधान है उसमें धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान की बात करें फ्रेंड ऑप्शन ए 395 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, संविधान के अनुच्छेद। तो अनुच्छेद से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन अनुच्छेदों में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मूल अधिकारों की निश्चितता प्रदान की जाती है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो मूल अधिकार है उनकी निश्चितता किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान की जाती है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध है? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आरक्षण जो है समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में वो किस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध होता है समाज के कमजोर वर्गों को? तो फ्रेंड ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी अनुच्छेद 57 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को दिया गया है? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 के द्वारा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की भारतीय व्यक्तियों को बिल्कुल स्वतंत्रता होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? कई बार फ्रेंड ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 ए में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड कि जो अल्पसंख्यक है उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 29 ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है।
इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो नागरिकों का मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद की बात करें फ्रेंड कि किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार उसके द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो उपराष्ट्रपति का पद है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड कि जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसमें अनुच्छेद 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब फ्रेंड आपको पता हुआ कि जो संसद के 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच का जो अधिकतम अंतराल है वो कितना हो सकता है? 6 माह। 6 महीने के अंदर फ्रेंड संसद में अधिवेशन का बुलाया जाना इंपॉर्टेंट होता है। अब फ्रेंड ये जो अनिवार्यता है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? मीन्स आपका क्वेश्चन है फ्रेंड कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 जो है उसके तहत भारतीय संसद के 2 अधिवेशन के बीच का अंतराल जो है 6 माह से कम होना चाहिए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो लोकसभा है उसे भंग किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इस क्वेश्चन में अनुच्छेद 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा जो है वो दी गई है? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? जो फ्रेंड भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है ये शक्ति भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 आपका बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी अनुच्छेद 123 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 आपका उस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कोई भी राज्य प्रार्थना करे राज्य के लिए अलग से कोई कानून बनाने के लिए, तो भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी अनुच्छेद 252 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 252 के तहत भारत की संसद किसी भी राज्य के लिए कोई विशेष कानून बना सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उन्हें लागू करने के लिए विधि का निर्माण किया जाता है। ये शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को मिलती है? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी अनुच्छेद 253 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 253 के तहत भारतीय संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है या निर्देश दे सकती है? तो फ्रेंड जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकारों को जो निर्देश देती है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देती है? इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए 256 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है? इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। लोक सेवाओं को संरक्षण जो प्रदान किया जाता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 311 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? जो फ्रेंड संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 315 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 315 किससे रिलेटेड है? तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 312 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए फ्रेंड राइट आंसर चूज कीजिए। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? अखिल भारतीय सेवाओं से अनुच्छेद 312 का संबंध है। अब फ्रेंड पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। संघ लोक सेवा आयोग इसके कार्यों का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड इसके कार्यों का संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोक सेवा में एंग्लो इंडियन कौन से होते हैं फ्रेंड? जिनके माता या पिता दोनों में से एक कोई विदेशी हो उन्हें कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए 331 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है
वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 343(1) आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भारत में बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति आपातकाल की जो घोषणा करता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 352 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट ये भी है, राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 352 आपातकालीन संबंधी है और राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? 356 आपका उस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो राष्ट्रपति करता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर करता है? इसमें अनुच्छेद 360 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल फ्रेंड यदि आपसे पूछे कि वित्तीय आपातकालीन अब तक भारत में कुल कितनी बार लगाया जा चुका है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एक बार भी नहीं। अब तक फ्रेंड वित्तीय आपातकाल की जो स्थिति है वो भारत में एक बार भी नहीं उत्पन्न हुई है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। संविधान संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है, वो किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 368 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ये जो फ्रेंड भारत रत्न पुरस्कार है, पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं? फ्रेंड ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब फ्रेंड अपने को पूछा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 और 18 जिनमें की समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो भारत का फ्रेंड नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 148 आपका उस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? कई बार फ्रेंड एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि भारत की विदेशी नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की विदेशी नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51, 51 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? तो वो भी ऑप्शन डी संसद को हो जाएगा। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है वो किसके पास है? तो संसद आपका इस क्वेश्चन में भी राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड बात करें नए राज्य का गठन और कोई सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? तो वो भी ऑप्शन डी संसद के पास हो जाएगा। किसी भी नए राज्य का गठन करना हो या सीमा में परिवर्तन करना हो तो वो अधिकार किसके पास है? संसद के पास इस प्रकार का अधिकार है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए 1956 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। और फ्रेंड बात करें कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है
उसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन डी 1953 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग गठन इसका 1953 में हुआ था, बट फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। अगर बात करें फ्रेंड पारित कब हुआ था, तो ऑप्शन बी 1956 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो 1953 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य पुनर्गठन आयोग पारित कब हुआ था? इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद भारत में कुल कितने राज्य और संघीय प्रदेश थे? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी संघीय प्रदेश थे। अगर बात करें फ्रेंड वर्तमान की कि वर्तमान में कुल कितने राज्य और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में फ्रेंड 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ में शामिल है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वर्तमान की बात करें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ में शामिल है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन में 1971 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1971 में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड जो राज्य है फ्रेंड, इसके गठन की बात करें तो ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जो व्यापक पुनर्गठन है वो पूरा कब किया गया था? इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन जो है वो व्यापक रूप से पूरा हो चुका था। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हरियाणा राज्य की कैपिटल की बात करें चंडीगढ़ है, और इसके साथ फ्रेंड पंजाब राज्य की कैपिटल की बात करें तो वो भी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ फ्रेंड एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा है कि हरियाणा राज्य कब स्थापित हुआ था, कब बना था? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। और फ्रेंड किस राज्य से अलग हुआ था हरियाणा? तो पंजाब आपका उस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब से अलग करके हरियाणा को गठित किया गया था। कब? 1 नवंबर 1966 को 66 को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? नागरिकता काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 तक जो प्रावधान है वो नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो नागरिकता होती है वो प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ऑप्शन बी 1955 के नागरिकता कानून में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है कि कोई भी व्यक्ति है वो कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है और कैसे भारत की नागरिकता खो सकता है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? लगातार की बात है फ्रेंड, कितने वर्षों तक कोई व्यक्ति लगातार भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन सी 7 वर्ष आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष तक लगातार देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो नागरिकता के प्रावधान है वो भारतीय संविधान में लागू कब हुए थे? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान को लागू किया गया था। नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था, कब बनाया था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, संसद द्वारा एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1955 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पीछे हमने क्वेश्चन किया था कवर कि भारत की नागरिकता खोने या प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो फ्रेंड उसमें हमने कवर किया था कि 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसमें विस्तार से चर्चा की गई है नागरिकता से रिलेटेड। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एकल नागरिकता। भारत में फ्रेंड नागरिकता के सिद्धांत की बात करें तो
एकल नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। अब फ्रेंड क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो अवधारणा है एकल नागरिकता की, ये किस देश के अनुसार अपनाई गई है? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के अनुसार। एकल नागरिकता की अवधारणा को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो इंग्लैंड आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक कहा है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सर्वाधिक अलौकिक किस भाग को कहा गया है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी, भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा गया है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कुल कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? जो फ्रेंड मौलिक अधिकार है उनके बारे में सुनवाई करने का अधिकार है वो ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार की बात करें तो फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है। छुआछूत से रिलेटेड फ्रेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में अनुच्छेद 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रेस की स्वतंत्रता। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त होती है भारतीय नागरिकों को? तो अनुच्छेद 19 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 19 आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा व्यक्ति का एक अधिकार है और उसको संरक्षण प्रदान कौन करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इस क्वेश्चन में अनुच्छेद 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 द्वारा किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब फ्रेंड बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24। जो अनुच्छेद 23 और 24 है उनमें शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में उपस्थित करना होता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है? इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? कोई भी व्यक्ति फ्रेंड उसने कोई अपराध किया तो उसके लिए उसे दंडित कर दिया गया है तो उसे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में अनुच्छेद 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसने कोई एक अपराध किया है, एक अपराध के लिए उसे 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का एक अंग माना गया है, वो किस अनुच्छेद द्वारा माना गया है? ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिख समुदाय के लोग हैं, सरदार जी जिनको बोलते हैं, तो उनके द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का एक अंग माना गया है। किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे कब समाप्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था। अब फ्रेंड बात करें मौलिक अधिकारों में संशोधन की, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है?
तो फ्रेंड ऑप्शन डी संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो संसद आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से ग्रहण किया गया है। जो फ्रेंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड फ्रेंड आपके एसएससी या रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और फ्रेंड पहले बात हुई थी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से ग्रहण किया गया है। तो फ्रेंड जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, तो भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। अब फ्रेंड बात करें अनुच्छेद की, तो फ्रेंड अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्यों की बात करें फ्रेंड, तो फ्रेंड पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 को। इसके द्वारा फ्रेंड नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को निश्चित किया गया था। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। प्रतिनिधि सभा के नाम से संसद के किस सदन को जाना जाता है। इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा को। लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्रतिनिधि सभा आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अपना था कि प्रतिनिधि सभा भी किस, अब अपना क्वेश्चन था कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो लोकसभा आपको उस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी। किससे बनेगी वो संसद, तो 2 सदनों जैसे लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर एक संसद का निर्माण होगा। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 79। इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के कितने सत्र होते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। संसद के कितने सत्र होते हैं, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संसद के 3 सत्र माने जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इतना आपको याद रखना है फ्रेंड, 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। अब फ्रेंड बात करें कि संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, यानी संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाता है, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसमें ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संयुक्त अधिवेशन होता है संसद का उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद की संयुक्त बैठक या संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, लेकिन संबोधित कौन करता है, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है, तो राष्ट्रपति आपको उस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा।
बिना सदन को सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहने पर संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कोई भी सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य हो, वो कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहे बिना सूचित किए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी 60 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, लगातार 60 दिन तक बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी आसानी से अच्छे से कर सको। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी संघीय सरकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो संघीय सरकार आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह के कार्य करती है। तो फ्रेंड, बात करें कार्यपालिका की कि किसके अधीन रहकर कार्य करती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होती है वो न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। भारत का पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, संसद का उद्घाटन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में संसद का उद्घाटन हुआ था। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। कोई भी फ्रेंड सांसद है, उसकी अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। तो इस क्वेश्चन में आपका राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी सांसद है, संसद का सदस्य है, उसकी अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है तो राष्ट्रपति आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। न्यूनतम आयु की बात करें तो 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट फ्रेंड, बात करें अधिकतम आयु की तो इसमें ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए कोई भी अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उससे संबंधित यदि कोई मामला है तो वो किसके पास भेजा जाता है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई भी मामला है वो किसके पास भेजा जाता है, कौन उसको हल करता है तो उच्चतम न्यायालय आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कोई भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है उसे अपने चुनाव के प्रचार के लिए कितना समय मिलता है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सप्ताह का उसे समय मिलता है अपने चुनाव के प्रचार के लिए। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसके द्वारा शुरू की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो महाभियोग की कार्यवाही है वो किसके द्वारा शुरू की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही को शुरू किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यदि राष्ट्रपति देश से बाहर है तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को ग्रहण करता है। अब फ्रेंड, बात करें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं
वो उनके कार्यभार को ग्रहण करता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अब फ्रेंड राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो वो ये सूचना उपराष्ट्रपति को देता है। उसके बाद अपने को पूछा है कि उपराष्ट्रपति ये सूचना किसको देता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? फ्रेंड बात करें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, तो लोकसभा में टोटल 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, और फ्रेंड राज्यसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो टोटल बात करें सदन की तो 14 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति किसी भी विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ये शक्ति राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 आपका उस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो किस परिस्थिति में की जाती है? तो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो जमानत के तौर पर चुनाव के समय फ्रेंड जमानत के तौर पर कितना रुपया राष्ट्रपति को जमा करना होता है? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,000 रुपये। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार या उम्मीदवारों को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना होता है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अपर हाउस। अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। या फ्रेंड आपसे पूछे कि राज्यसभा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो अपर हाउस उस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य हुए बिना ही इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, राज्यसभा का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य हुए बिना ही इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कोई भी सामान्य विधेयक है उसे राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी, 6 माह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को, सामान्य विधेयक की बात हो रही है फ्रेंड, सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो 6 माह आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सबसे पहले किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर फ्रेंड पहले ऐसे फिल्म अभिनेता थे जिन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रथम महिला महासचिव। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव की बात करें तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. रमा देवी। रमा देवी जो कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो प्रथम बैठक हुई थी राज्यसभा की वो कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन में 13 मई 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कब समाप्त हो जाता है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी, समाप्त होने का कोई विषय नहीं है। तो फ्रेंड प्रत्येक 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की अवधि समाप्त हो जाती है और उनके स्थान पर अन्य 1/3 सदस्यों को राज्यसभा में चुना जाता है। इसी प्रकार से फ्रेंड प्रत्येक 2 सालों बाद ऐसा ही चलता रहता है। तो ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है, ये इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वित्त विधेयक
बात करें वित्त विधेयक की, तो लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 2 सप्ताह तक 14 दिन तक अधिकतम किसी धन विधेयक को राज्यसभा रोक के रख सकती है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बात हो रही है फ्रेंड प्रथम सभापति की। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी 50 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी आवश्यक है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी 13 मई 1952 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अब फ्रेंड अपने को पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो फ्रेंड एक वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का सत्र बुलाया जाना आवश्यक है। लोकसभा में विपक्षी दल के पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो विपक्षी दल का दावा करता है उसके पास कुल कितने कम से कम सांसद होने अनिवार्य है? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकसभा में यदि कोई विपक्षी दल का दावा करता है तो उस दल के पास फ्रेंड टोटल 55 सांसद होने अनिवार्य है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? जो धन से संबंधित विधेयक होता है उसे सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो फ्रेंड ऑप्शन सी लोकसभा आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धन संबंधी विधेयक को सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की सामान्य अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो लोकसभा की सामान्य अवधि होती है उसे किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित अधिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की सामान्य अवधि को बढ़ाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कितने मत प्राप्त न होने पर खो देता है? कोई भी चुनाव होने से पहले फ्रेंड जमानत के तौर पर कुछ रुपया जमा करवाया जाता है। अब फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा है कि लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने मत प्राप्त न होने पर अपनी जमानत खो देता है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 से कम यदि किसी प्रत्याशी को मत प्राप्त हुए हैं तो वो अपनी जमानत खो देता है, यानी उसे अपनी जमानत वापस नहीं मिलती। अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जा सकता है, लाया जाता है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 330 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है किन के लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। वो किस अनुच्छेद द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है आरक्षण? तो अनुच्छेद 330 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें फ्रेंड ऐसे राज्य की जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी
यानी केरल में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कोई भी स्थान आरक्षित नहीं है। तमिलनाडु में भी स्थान आरक्षित नहीं है। कर्नाटक में भी स्थान आरक्षित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघ शासित दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है वहां से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर लोकसभा में जाते हैं? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर लोकसभा में जाते हैं? तो 7 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? संसद द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन हमने पहले किया था। इस क्वेश्चन में फ्रेंड अपने को पूछा है कि आपातकालीन के दौरान संसद एक बार में कितने समय के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष के लिए एक बार में संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है आपातकालीन की स्थिति में। संसद के सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद के सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में 45,000 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। तो फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए किसी सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑप्शन डी 1,000 रुपए आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यदि आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पसंद तो आपको आया ही होगा। और फ्रेंड ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज एसएससी प्रधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम में जीके जीएस से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन आपको हमारे चैनल से मिलेंगे। फ्रेंड जितने वीडियो अपलोड किए जाते हैं वीडियोस को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा क्वेश्चंस को और अपनी तैयारी इसी तरह लगातार बनाए रखिएगा। तो थैंक्स फ्रेंड, आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।